लंबे समय तक हम पानीपत सिंड्रोम का शिकार रहे। तो पानीपत सिंड्रोम क्या था? दुश्मन को अपने यहां आने दो। अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने इसको कैसे जो काम किया। अब आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई। पिछले कुछ समय से कश्मीर बहुत शांत हो रहा था। सबसे पहली बात, हमने एक बहुत बड़ी गलती 370 की कर दी। हमें आज उसको हटाया। एक ही देश में आपने बफर स्टेट क्रिएट कर रखा था, वो अलग पाकिस्तान से। अभी मैंने दो दिन पहले मैंने आप लोग के ग्रुप में एक फोटो शेयर की थी, यासीन मलिक, याद है उसको, जिसको पुलिस टांग के ले गई? उसकी बीवी किसकी सलाहकार बन गई है? पाकिस्तान की। चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं, ये मुखौटों के पीछे बैठे हुए थे। और आप आश्चर्य करोगे, भारत सरकार इनको सुरक्षा देती थी। भारत सरकार इनको सुरक्षा देती थी। आप इनकी गली में प्रवेश नहीं कर सकते थे। भारत के सैनिक खड़े होकर इनकी सुरक्षा करते थे कि अगर कहीं इनको कुछ हो गया तो कश्मीर में दंगे हो जाएंगे। ये हालत थी इनकी, खौफ, इनका जो है रुतबा ऐसा हुआ करता था। आज एक्सपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आज सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, जो मैंने आपके ग्रुप में ये फोटो भेजी थी। तो अगर ऐसे लोग, अब ये क्या था, भारत पानीपत सिंड्रोम का शिकार बड़े लंबे से रहा। हमारे यहां मुंबई में आके मार दिया, हम डिजायर लेके घूम रहे, हम प्रमाण दे रहे हैं पाकिस्तान को। सुनिए जी, वो कसाब कह रहा है कि हमें देखो बिरयानी खाना है, तो बोले उसको लाके बिरयानी दे रहे, क्योंकि हम मानवतावादी। हम राष्ट्र के हितों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम एक दकियानूसी ढेर सारी चीजें सीख गए, मानवाधिकार, सभी के अधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया। ये हमने इतने दिमाग में इतना कूड़ा बिठा रखा है इसका कि हम उस दौरान क्या हुआ, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी को भी भूल बैठे। तो पानीपत सिंड्रोम हमारे लिए क्या था? हमने वो गलतियां की। पहला मैंने आपको क्या मैसेज दिया कि शिशुपाल वध में भगवान ने भी मैसेज दिया कि सामने वाले की गलती, अगर तुम बहुत सॉफ्ट हो, बहुत बड़े आदर्श हो, फिर भी सामने वाले की गलती माफ करो, लेकिन एक सीमा तक। इसके बाद अगर तुमने माफ किया तो इतिहास तुम्हें कमजोर और बेकार इंसान समझेगा। इससे पहले की क्लास में तुम्हें सिखाया कि हर राष्ट्र को वो सब कुछ करना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। ये उसके लिए जरूरी है, नहीं तो वो राष्ट्र सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी खबर में एक और खबर आई है, आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी से जो उम्मीदवार आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे ही मैं आऊंगा भारत के ऊपर टैक्स लगा दूंगा। पढ़ो इसमें। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो हमारे सामानों पे टैक्स लगा रहा है, और मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट इज एवरीथिंग। तो अमेरिका के हितों की सुरक्षा करने के लिए भारत के साथ दोस्ती होती गई भाड़ में, पहले मैं आके टैक्स लगाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए उसका राष्ट्र सबसे पहले होता है। तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन ये उनके लिए क्या है? सही है। तो आपको अपनी चीजों के बारे में बात करना होगा। वेयर इज माई नेशन? माई प्रायोरिटी इज माई नेशन। तो वो कहते हैं कि अतीत में तुमने गलतियां कर ली, लेकिन आज क्यों ढो रहे हो? तुमने उस समय 370 में एक अलग विधान क्रिएट कर दिया, अब क्यों ढो रहे हो? 35A में तुमने अलग विभाजन कर दिया। कैसा राष्ट्र है कि भारत के बाहर का कोई भी क्षेत्र, जो कोई व्यक्ति कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकता, कश्मीर में काम नहीं कर सकता। वाह, ये क्या बात हुई? तुमने पाकिस्तान को छोटा भाई कहा, तुमने सिंधु नदी का 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को। ये तुम्हारी अतीत की गलतियां हैं। क्या समझौता था कि जहां से उद्गम हो रहा है, जहां से बह रहा है, 20% पानी हम रखेंगे, 80% पानी पाकिस्तान रखेगा। आज भारत के पास क्षमता है कि वो बड़े से बड़ा डैम बना सकता है, पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही कोई डैम बनाने की बात आती है, पाकिस्तान भाग जाता है आर्बिट्रेशन में कि देखो भाई, भारत जो है धोखा दे रहा है, हमारा पानी रोक रहा है, हम अपने यहां से गुजरने वाली नदी पे डैम नहीं बना सकते। और चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी जो सांगपो होती है, डैम पे डैम बना डाले हैं, डैम पे डैम बना डाले। हम सोच रहे हैं उन्होंने डैम बना डाला। चीन किसी के पास गया नहीं गिड़गिड़ाने के लिए। चीन ने कहा नदी हमारे क्षेत्र से बह रही है, क्योंकि नदी के साथ एक लॉ काम करता है, प्रायोरिटी राइट्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रायोरिटी राइट्स, प्राथमिकता अधिकार। जिस क्षेत्र से नदी ऊपर से नीचे बह रही है, नदी कैसे बहती है? ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। प्रकृति अपने नियमों के साथ काम करती है। तो जिस क्षेत्र में ऊपर से बह रही है, उसके पास प्रायोरिटी राइट्स होते हैं। तो चाइना से बह के सांगपो आ रही है और फिर इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के रूप में प्रवेश कर रही है, तो राइट्स किसके पास पहले है? चाइना के पास। चाइना ने कहा हम इस राइट को एक्सरसाइज करते हैं। अरे वो बलवान व्यक्ति होता है जो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करता है। और सिंधु भारत से बह रही है, भारत के पास प्रायोरिटी राइट्स है, लेकिन एक बांध बना के दिखा दे। 20-20 साल हम जाके लड़ते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, वर्ल्ड बैंक में, ये कहते हुए जाके समझाते हो कि हमारे लोगों को इस बिजली और इस पानी की जरूरत है। चेनाब नदी पे हम नहीं बना सकते पुल,
हाइड्रो चेनाब दुनिया की, एशिया की वन ऑफ द मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कैपेसिटी रिवर है। चेनाब इतनी तेज बहती है कि उसके पर क्यूसेक वाटर में सबसे ज्यादा बिजली, पन बिजली पैदा करने की क्षमता है। सबसे ज्यादा पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की क्षमता है चेनाब में। इतनी तेज बहने वाली नदी है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि हम उसे बहाव का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के लिए नहीं कर सकते। अगर कश्मीर की नदियों पे हम डैम बनाकर काम करना शुरू कर दें तो आप आश्चर्य करोगे, कश्मीर ही छोड़ो, हिमाचल और उसके आसपास के सारे क्षेत्रों में कश्मीर अकेले बिजली दे सकता है, अपने लोगों को रोजगार दे सकता है। इतनी पावर है वहां पे। तो गलती हमने की है ना, हमारे पास नेचुरली प्रियोरिटी राइट्स होने के बाद हमने छोड़ दिया उसको। आप जाके देखिए, जितने भी हमारे डैम बने, 25-25 साल हमने जाके वर्ल्ड बैंक में लड़ाई लड़ी है, तब जाकर हम एक डैम बना पाए। पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो गई। तो इतिहास की गलतियां कहते हैं कि एक समय तक ही दोहराओ, उसके बाद उसे खत्म करो। दुश्मन तो दुश्मन होता है। दुश्मन के साथ दोस्ती करने के खामियाजा 1962 में हम भुगत चुके हैं। आज जो सज्जन लद्दाख की जो सड़कों पे होते हुए गुजरे हैं वहां पे, और जाकर कह रहे हैं कि यहां पर सब कुछ चाइना ने ले लिया, उनको यह भी नहीं पता था कि आज से कुछ साल पहले उस सड़क पर जाने के लिए सड़क ही नहीं थी वहां पे जाने के लिए। कभी आपसे पूछा गया कि 1962 में अक्साई चिन्ह किसने दिया था? यह क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप भारत की सीमाओं की ताकत करने की बजाय भारत के अंदर बैठे हुए आप अपोजिट बातें कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षाओं पे अपने सवाल, आपके पास बोलने की आजादी है, लोकतंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आलोचना करिए, लेकिन आलोचनाओं की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पे आप सामने वाले के बारे में बात नहीं कर सकते, उसके फेवर में बात नहीं कर सकते, और आप तथ्यों को नहीं झुटला सकते। और जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो 1962 की क्यों भूल गए आप क्यों गए थे? आप वन चाइना पॉलिसी में आपने तिब्बत को दिया था, क्यों? जब तिब्बत के ऊपर चाइना हमला कर रहा था, उसको समेट रहा था अपने साथ, तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया था? आप बड़े दिल से कहते हैं कि दलाई लामा को भारत ने आश्रय दिया, बोलते हैं ना आप, तो आपने ये मान लिया कि वो उस देश पे चाइना का कब्जा है, वो गलत कर रहा है, हम इसको आश्रय किसको दिया जाता है? शरणार्थियों को दिया जाता है, जिसके पास अपना देश नहीं होता है। तो आपने सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया ना, इन प्रिंसिपल आपने एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत जैसा कोई राष्ट्र है ही नहीं। तो आपने तो 1953 में ये गलती कर रखी थी। तो दूसरा जो सेगमेंट है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो पानीपत सिंड्रोम का विरोध है। अब क्या है इसमें? कहते हैं जो रजौरी और पुंछ, जो इसमें 11th रैंक है वो लड़की पुंछ से है, ठीक है, जो कौर है इस बार आईएएस जो बनी है 11th रैंक, वो इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट से है, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान जो बहुत दिन से परेशान था। परेशान किस बात पे था? भारत ने 370 हटा दिया, तो उसको लगा भारत के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं वो कहीं ना कहीं जाएंगे, कुछ चिल्लाएंगे। लोगों ने चिल्लाया भी, कई लोगों ने कहा कि 7 पुश्तें आ जाए तो 370 नहीं हटेगा। 7 मिनट के अंदर खत्म हो गया भाषण, ठीक है। कई ने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। 135 दिन उठा के अंदर रखा, किसी ने शक्ल नहीं देखी, दाढ़ियां बढ़ गई सबकी लंबी लंबी, किसी सबको उठा के नजरबंद कर दिया, बोला पूरा कश्मीर जल उठेगा। जलना छोड़ो, कहीं हिला नहीं इधर से उधर। अजय डोवाल जैसे लोग थे जो पहले से कहानी बना के, कहानी देखो कितनी अच्छी बनी थी उसमें। जब पता है क्या हुआ था? यह हुआ था कि भाई जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है वहां पे हमला होने वाला है, बड़ा इनपुट आया है, और इनको यह था कि 35A और 370 जो है वो कोई हटा नहीं सकता। उससे पहले वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि अरे इसकी 10 पुश्ते आ जाए तो भी 370 नहीं हटेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जो तीर्थयात्री जा रहे हैं उनके ऊपर हमला होने वाला, और बड़ी बड़ी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। चुपचाप दिखाया यह कि हमला होने वाला है, बहुत बड़ा एक इनपुट आया है कि आतंकवादी हमला होने वाला है, और ढेर सारी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी। तो मिलिट्री ने क्या किया, सारे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे अपनी पकड़ बना ली। फिर अजय डोवाल साहब चूंकि बहुत ही लिटरेट आदमी, उनको उर्दू की नॉलेज है, उनको हर भाषा की नॉलेज, 7 से ज्यादा भाषाएं जानते हैं वो पहुंच गए लोगों के बीच में। सोपिया सोपोर, जहां पे हम आप जाने की हिम्मत नहीं कर, मैं सोपिया में गुजरा हूं, मैं जानता हूं ना डर क्या चीज होती है, वो बहुत वहां की वादियों में देखा हमने। जब हर आदमी आपको ऐसे देखता है कि ये किस तरह से रंग रूप इसका कैसा है, तो ना वो सरसराहट होती है। तो वहां पे जाके गांव गांव में जाके उनसे बात करके
और उनको बताया कि देखो गवर्नमेंट ये करने जा रही, और खटाक से 35 ए हटाया। इन लोगों को, पूरे मीडिया को लगा 35 ए के लिए हो रहा है, क्योंकि 370 तो सबने मान लिया था कि ये अब ये हट ही नहीं सकता, अक्षुण है। तो सबका ध्यान चला गया 35 ए की तरफ, तो सब लोग उसके ऑफेंस साथ में विरोध में फंस गए। कितना स्ट्रेटजिकली चाल चली, और 35 ए बात हो रही थी कि संपत्ति अब जो है वो सरकार अपने हाथ में रखेगी, ऐसा वैसा करके। इधर अगले दिन 370 गायब कर दिया। जब तक तुम ये सोचो कि कोई आतंकवादी हमला और मीडिया आतंकवादी हमले को कवर कर रही है, 35 से हटाया, सेना को डिप्लॉय कर दिया उसी बहाने। जब सेना ने सारे और जितने भी नेता थे सबको उठा के घर के अंदर बंद, बेटा ना तुम बाहर निकलोगे, ना तुम मीडिया से बात करोगे, ना मीडिया से बात करोगे, ना भड़काओगे। गायब कर दिया उनको, सब नजरबंद अपने अपने घरों के अंदर। बोले आप आराम करो, बहुत काम कर लिया तुमने। और जब तक लोगों का ध्यान 35 पे विश्लेषण हो, तब तक 370 गायब। जो बातें हो रही थी कि 70 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ, 7 मिनट के अंदर वो भाषण करके खत्म कर दिया, हो गया खत्म मामला। और कोई हिलने के मूड में नहीं, कोई जानने किस स्टेप से उन्होंने तैयारी की। और 370 हटा क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में था 370। कभी भी बाउंड्री स्टेट एक बफर स्टेट नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, अब भारत का विकास शुरू होता है। पहले बड़ा विरोध हुआ कि अब ये नहीं होगा, धीरे धीरे आपने देखा लोग राष्ट्रवाद की। भाई मैं वहां गया हूं, महीनों महीनों दुकानें बंद रही। मैं ये क्वेश्चन पूछता था, इनका रोजी रोटी कैसे चलती है? महीनों महीनों दुकान नहीं चल रही है, आम इंसान से ज्यादा फौजी दिखाई पड़ रहे हैं वहां पे, डर का एक माहौल हर समय बना हुआ था। और खूबसूरत उतना ही, टूरिज्म की इतनी संभावना जिसकी कोई हद नहीं। अभी देखो आज निकल कर आया, कितनी जमीनें लोगों ने दबा के रखी है। एयरपोर्ट के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप निकलो श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर, जैसे निकलोगे खूबसूरत खूबसूरत कोठियां, वो फॉरेन में जो दिखाते हैं उस तरह की, और लग्जरी यार। मैंने कहा यार एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, बोला ये फलाने साहब के हैं, वो बड़े बड़े नेता, वो मैडम की जो हैं वो उनकी कोठी है, वो उनके वाले वो शहजादे साहब की कोठी है। फिर उसके बाद और थोड़ा आगे गया तो असली कश्मीर दिखाई, वो टीन शेड डाल के गरीब आदमी दिखाई पड़ रहा है, उसकी झुग्गी झोपड़ी, उसके वो टीन शेड मिली हुई है। और इनके बंगले हैं, मतलब पहाड़ियां काट काट के बंगले बनाए गए। गुलमर्ग इतनी खूबसूरत जगह, फलाना साहब यहाँ गोल्फ खेलते हैं, वो पूरी जमीन है उन्होंने पूरे, मतलब गुलमर्ग इतना बड़ा जो है वो टूरिस्ट हब है, उसको पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी बना रखी थी। आप बाहर से अंदर आ ही नहीं सकते थे, आपको पता ही नहीं चल रहा वहां क्या हो रहा है। वो जितना आपसे चाहेंगे उतना ही आप कर पाएंगे। तो आज उस कश्मीरी को क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज लोग फिल्में बनाने जा रहे हैं, आज वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, वहां के लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब पाकिस्तान ने 1971 में एक वादा कर लिया था। 1971 जब वो वॉर हमसे हारा और 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, जो बांग्लादेश बना, तो उसने कसम खाई कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू द 1000 वॉन्ट्स, कि हम भारत को 1000 से ज्यादा जख्म देंगे, कि भारत तिल तिल करके उसका खून बहता रहेगा। कि उसने कसम खाई, वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 वॉन्ट्स, हम हजारों जख्म देंगे कि वो रिश्ता रहे। तब वहां से उन्होंने एक नई वॉर स्ट्रेटजी डेवलप की, वो भी उनकी कूटनीति थी, और उसका नाम था प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी, छद्म युद्ध, कि जब आप किसी राष्ट्र से सामने सामने से नहीं लड़ सकते तो क्या करते हैं आप? छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं, प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर कैसे लड़ा जाता है? प्रॉक्सी वॉर बहुत ही घिनौने तरह का वॉर होता है। तो इस प्रॉक्सी वॉर में क्या किया जाता है? आप सबसे पहले आप जाते हैं, आप डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, आप ड्रग्स कि यूथ में ड्रग्स दे दो, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, फेक करेंसीज, इकोनॉमी चौपट कर दो, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद, अतिवाद जैसे हम नक्सलाइट्स, तो नक्सलाइट पहले पुलिस वालों की 303, बेचारे एक तो पुलिस वालों को इससे पुरानी बंदूक मिली हुई है, खींचो तब दागो, किधर गोली जाएगी कुछ नहीं पता। तो पहले उनकी बंदूकें छीन के, अचानक से क्या हुआ, उनके पास माइंस आ गई, AK-47, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, सैटेलाइट फोन्स, कहां से आए उनके पास? नक्सलाइट की जो शुरुआत हुई थी नक्सलबाड़ी से, तो वो यही हुई थी ना कि भारत सरकार ने जो अत्याचार किए उनके लोगों ने, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। माओवादी कहा जाता था। माओ ने क्या कहा था? माओ ने कहा था कि किसी भी क्रांति की शुरुआत बंदूक की नली से होती है, बिना बारूद के क्रांति की शुरुआत नहीं होती है। यही माओ ने कहा था कि कोई भी क्रांति कहां से होकर गुजरेगी? जो चीन के माओ थे कि भाई अगर तुम्हें अपना हक चाहिए तो तुम्हें बंदूक उठानी पड़ेगी। तो माओवादी इसी धारणा के साथ थे। और शुरुआत में होता कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो जमींदार थे, जो वहां पे पुराने वन कानूनों को बदलने की हमें फुर्सत नहीं मिली थी आजादी के बाद,
तो वो अंग्रेजों के बनाए गए जो फॉरेस्ट लॉ थे वो शोषण का कारण थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ आगे चलकर क्या दिखाई पड़ा, आगे चलकर खालिस्तानी मूवमेंट, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है भारत में वो सारे के सारे पाकिस्तान ने क्या किए, प्रायोजित किए। चाहे वो खालिस्तान का मूवमेंट हो, चाहे वो कोई भी भारत से अलग होना चाहता हो। ये नक्सलाइट कहते हैं कि नहीं हम अपना अलग सेगमेंट बनाए, इनको वेपन देने शुरू कर दिए। ईडी बड़े बड़े मतलब जो उस एरिया में वो लोग गश्त करने जो पुलिस जवान जाते हैं सीआरपीएफ के, उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां दी जाती है, उसको भी उड़ा देते हैं वो। अब सोचो कितना उनके पास कहां से इतना वेपन आ गया, कहां से वेपन आया, कहां से करेंसी आई, ट्रेनिंग कैसे उनको मिली, सब कुछ जो है वो ये प्रॉक्सी वॉर के अंदर होता है। प्रॉक्सी वॉर में एक और चीज होता है, एक नया चीज जिसको स्लीपर स्लेयर बोलते हैं। अब ये बड़ा खतरनाक है। देखो भारत सरकार सबसे लड़ गई, काउंटरफीटिंग शुरू की कि नोट्स को पकड़ेंगे, नोट्स में चेंज किए, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, ड्रग्स के लिए भी लड़ाई हमने पकड़ना शुरू किया। लेकिन ये जो सेगमेंट है वो सबसे खतरनाक है। स्लीपर सेल इज नॉट अबाउट कि ये टेररिस्ट मॉड्यूल है, ये विचारधारा से भी आता है, ये बड़ा खतरनाक है। अब कोई उठा और आज मान लो कोई ऐसा है, भारत सरकार ने कुछ किया, सीए के प्रोटेस्ट के समय तुम्हें दिखाई पड़ा होगा, अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़े संगठन के ऊपर बैन लगाया गया, पीएफआई, नाम नहीं सुना, जिसने सारी फंडिंग की, इतना बड़ा मॉड्यूल बस्ट किया है, यहां से लेके केरल तक लगातार छापे पड़े। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का केस ही नहीं तुम लोगों को पता है, किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग। अभी हाल ही के दिनों में इतना बड़ा बस्ट मारा है, दिल्ली जो दंगे हुए थे, जो इतने लोग मारे गए, वो सारा उसी का प्रायोजित था। पूरे देश में जहां जहां दंगे हुए सारे के सारे उसने जो प्रायोजित किए थे। ये वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी विचारधारा अलग तरीके से काम करती है। वो देश में रह रहे हैं लेकिन देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये सबसे खतरनाक मॉड्यूल है। अब ये क्या है, चूंकि भारत में कानूनों में बड़े पेच है, जैसे सीए प्रोटेस्ट में बैठ गए, बोले नहीं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये चीज हो रहा है। यूनिवर्सिटी के लोग, बुद्धिजीवी लोग, अखबारों में लिखने वाले लोग, इंटेलिजेंट लोग, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, मानवाधिकारों में, ह्यूमन राइट्स में बैठे हुए लोग, सब इस विचारधारा के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, क्या टूल किट्स डेवलप होनी शुरू हो गई। फॉरेन में बैठे बैठे भारत के खिलाफ टूल किट, क्योंकि भारत ग्रोथ ना करे किसी भी तरीके से, इंडिया ग्रोथ ना करे, तो इसमें क्या होगा, ये मैनिपुलेशन करते हैं। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होगा, स्टूडेंट यूनियन के अंदर ये बात आ जाती है, न्यूज़पेपर मीडिया को पैसे दे दिए जाते हैं। अभी आपने सुना होगा ना न्यूज़ क्लिक का पूरा मॉड्यूल, पढ़िए आप लोग उसको, कि कहां से ये फंडिंग आ रही है। बड़े पैमाने पे फंडिंग आनी शुरू हो जाती है बाहर से। तो ये क्या होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो बाउंड्री पे होते हैं, ये देश के अंदर हो जाता है। फिर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है उस पर आप ट्वीट करना शुरू कर देंगे, ट्विटर जैसे हैंडल्स का यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके यहां बोलने की आजादी है। तो फिर सही गलत का वहां पहचान मुश्किल हो जाती है, और बोलने की इस आजादी का क्या कर दिया जाता है, दुरुपयोग कर लिया जाता है। ये सबसे खतरनाक मॉड्यूल होता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाते। जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा, आज पढ़िएगा, 10 साल बाद पढ़िएगा, आपको पता होगा कि किसानों के हित के लिए वो कानून बने थे। मेरे एक सवाल का जवाब हर बुद्धिजीवी से है भाई, कि जब किसी उद्योगपति को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है तो किसान को बेचारा क्यों कहा जाता है। इफ आई एम गोइंग टू फैक्ट्री एंड प्रोड्यूस समथिंग, आई हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनीथिंग, चाहे मैं बॉक्स बनाऊं, टिफिन बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, सो आई एम एंटरप्रेन्योर। तो एग्रीकल्चर में वो एग्रीप्रेन्योर क्यों नहीं हो सकता, वो बेचारा क्यों है। किसान खेती घाटे का सौदा है, यही लिखा जाता है ना, चिल्ला चिल्ला के इसको बताते हैं। तो किसान एग्रीप्रेन्योर क्यों नहीं हो सकता, मेरे सवाल का जवाब दो। वो बेचारा ही क्यों है, वो गरीब ही क्यों है, उसको क्यों टैक्स में छूट चाहिए, उसको क्यों फ्री बिजली चाहिए, उसको क्यों पानी चाहिए। अरे उसको जब तुम्हारी किताब की पहली लाइन एनसीईआरटी उठा के देखो, और भारत की विकास जो आपका जो है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक उठा के देखोगे, उसमें जब एग्रीकल्चर चैप्टर में जाओगे तो लिखा है उसमें कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, और भारतीय कृषि घाटे का सौदा है। वाह, मतलब मुझे एक ऐसे बिजनेस में डाल लो कि इसमें तुम जिंदगी में फायदा नहीं पाओगे, तो मैं बिजनेस क्यों करूंगा। तुम मुझे बताओ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू वांट टू प्रिवेल। अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो क्या सोच के निकलेगा कि खेती घाटे का सौदा है। मान लो तुम में से कोई किसान के घर का है, पढ़ लिख लिया, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कि भाई कुछ भी करेंगे खेती नहीं करेंगे, यही होगा ना, क्योंकि ये घाटे का सौदा है, तो तुम बेचारे हो गए। और अगर मैं
उद्योगपति हूं, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट को किस दाम पे बेचना चाहता हूं, किस रूप में बेचना चाहता हूं, इसमें मर्जी किसकी होगी? मेरी होगी। मैं 99 रुपए में पढ़ाऊं, 999 में पढ़ाऊं, 9,999 में पढ़ाऊं, मेरा मन यार। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है बिजनेस में वो करूंगा, मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी वो मैं करूंगा। सो तुम फसल कौन सी उगाओगे, तुम्हें मैक्सिमम प्राइस कौन सा मिलेगा, ये कौन तय कर रहा है? गवर्नमेंट तय कर रही है। तो तुम काहे कि तुम जो है वो फिर एग्रीप्रेन्योर। तो ये जो मौके थे वो एग्रीप्रेन्योर बनने के मौके थे। और सबको पता है कि एग्रीकल्चर में भारत की 55% आबादी है, और जिस दिन ये 55% आबादी अपने पैर पे खड़ी हो गई, दुनिया का सबसे ताकतवर बाजार हमारे पास होगा। क्योंकि हमारे जो विकास की धुरी है वो गांव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। हमारे गांव के पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, हमारे गांव के पास परचेसिंग पावर पैरिटी आ जाएगी। और फिर जब ये इतनी बड़ी आबादी के पास पैसा आ गया ना, तो ये दुनिया भर की जो कंपनीज घूम रही हैं वो सब भारत भाग के आएंगी। क्योंकि गांव का आदमी वो सब कुछ डिमांड करने लगेगा जो आज शहर का 30% आदमी कर रहा है। 70% आबादी मेरी कहां रहती है? गांव में रहती है। ह्यूज मार्केट, दुनिया भर के बैंकिंग, दुनिया भर का इंश्योरेंस, दुनिया भर का मेडिकल सिस्टम, दुनिया भर का एफएमसीजी, दुनिया भर की सारी चीजें किधर भागेंगी? भारत भागेंगी। और ये विदेशियों को पसंद नहीं है। और भारत फंस गया अपने उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में। आज तीनों कानून क्या करने पड़े? वापस लेने पड़े। एक कानून आप नहीं पास करा पाए, ये स्थिति हो गई है। ये जो अंदर है वो बहुत खतरनाक है, ये भारत के विकास को रोक रहा है। कितना डर बैठा हुआ है। तो जिस दिन आपने एग्रीकल्चर में एग्रीप्रेन्योर वर्ड, जिसको किसान फार्मर को एग्रीप्रेन्योर बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हें भारत की धरती से वाकई में सोना उगलना शुरू हो जाएगा। वो मजाक बात नहीं कर रहा हूं। तो भारत की मिट्टी से वो सोना निकलना शुरू हो जाएगा जिस दिन हमने उसको एग्रीप्रेन्योर मान लिया। जिस दिन पढ़ा लिखा यूथ जोमेटो स्विगी में पिज्जा बेचने की बजाय अपना श्रम अपने खेतों में लगाने लग गया और वहां इनोवेशन करने लग गया, उस दिन तुम्हें पता चलेगा पर कैपिटा इनकम कैसे रॉकेट हाई पहुंचती है। इस आबादी तक वो चीज ना पहुंचे, इसके लिए इतनी बड़ी साजिश खेली गई। तो ये जो सेगमेंट है, ये पाकिस्तान ने 1971 के बाद समझ गया भारत से डायरेक्टली लड़ा नहीं जा सकता, तो उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद। लेकिन हमने क्या किया आतंकवाद के खेल में? हमने जो है, जब हमारे यहां कोई घटना हो जाती है, बम फूट जाता है, तो हम रिएक्टिव मेजर्स लेते हैं। हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, हम उसी को ही चिल्लाते हैं, जी जी लगा के बोलते हैं कि बम फोड़ दिया जी, मार दिया जी। हम अपनी सेनाओं से क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो हमें कि किया कि नहीं किया। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि मुद्दा राष्ट्र का है। हमारी सेनाओं से हम उसको किसी पर्टिकुलर पार्टी या उसकी विचारधारा से जोड़ देते हैं। हम ये उस समय ये जो लाइन्स है वो डाइल्यूट कर देते हैं। तो इस बार ये बहुत लंबे समय तक हमारे यहां होता, विदेशी जो है इसका फायदा उठाते हैं कि भाई भारत में कुछ कर दो, उसके बाद ये कोई ना कोई काउंटर रिएक्शन करेगा, उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो मैनेज हो जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा था? कश्मीर शांत हो रहा है, अखबारों में खबरें जारी, लोग तिरंगा लिए हाथों में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में G20 सम्मेलन करा लिया, टूरिज्म बूस्ट पे जाने लगा, फिर से लगा कि कश्मीर क्या होगी, आबादी आगे बढ़ जाएगी। तो इन्होंने जो एक क्षेत्र ले रखा है, ये बड़ा ध्यान से समझना, जो ये गुलाम कश्मीर यानी LOC का जो पार का क्षेत्र है, ये बड़ा खूबसूरत है। तो यहां पे लोगों के अंदर अब हलचल होने लगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी है, सड़कें बनने लगी, बिजली आने लगी है, लोग खुशहाल हैं। थोड़ी दूर पे बीच में एक नदी बहती, चिल्ला बोलो ओ भाई साहब, दिखाई वहां पे बात होगी, सुनाई पड़ जाएगा। और इधर के लोगों के पास बिजली नहीं है। कश्मीर की बड़ी सेना और सेना के लोग वो क्या है, इस क्षेत्र में रहते हैं और वो एंटी इंडिया मूवमेंट्स यहीं से चलाते हैं। तो उनको क्या होता है, चरमपंथ के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, मजहब के नाम पे यूथ को लाया जाता है। अब यूथ को नहीं पता क्या करना है, उसको तो उस समय जोश दिला दिया गया। तो उनको ट्रेनिंग कौन देता है? उनको ट्रेनिंग वहां पर बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तान की बड़ी खतरनाक टीम है, जो ISI के साथ मिलकर, ये सारी जो बैट है वहां की बॉर्डर एक्शन टीम, जिन्होंने हमारे जवानों के सर काट लिए थे, ये बहुत भयानक तरीके से काम करती है, बहुत गंदे तरीके से काम करती है, ठीक है। वो
उनको ट्रेनिंग देती है, हथियार मुहैया कराती है, और वो सारी ट्रेनिंग कहां होती है? इस एरिया में। अब यहाँ के बॉर्डर्स बड़े कठिन है। तुम्हें लगा बॉर्डर सिक्योरिटी क्यों नहीं है? घने जंगल हैं, बर्फ है, ठीक है, बहुत तेजी से काटती हुई नदियां हैं, तो यहाँ का जो बॉर्डर सुरक्षा वो बहुत मुश्किल है, और दोनों तरफ एक ही बात करने वाले लोग हैं। ये हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया था। तो ये क्या, वो इन्होंने यहां पर क्या किया, लॉन्चिंग पैड्स बना दिए, यहां ट्रेनिंग होती है, मॉड्यूल होता है। हम इससे पहले क्या होता था, जब हमारे यहां जब ये अंदर घुस आते थे तब हम रिएक्शन करते थे, तो उसमें भी क्या होता था, ये जैसे मान लो आतंकवादी घुसे, हमने मार दिया कि हमारे यहां बम फोड़ने वाले थे, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर बोल रहा है कि हमने आतंकवादियों को मार दिया। जानते हो विदेश में क्या बोला जाता है कि भारतीय सेना ने मासूम कश्मीरियों की हत्या की। दीज ऑल आर द नैरेटिव्स, और नैरेटिव में पक्ष देखा जाता है, किसकी पक्ष की बात हो रही है। वो उन मृतकों के फोटोज यूनाइटेड नेशन में ले जाके दिखाता है कि देखो भारत मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, भारत की फौजें गलत कर रही हैं। और हम क्यों फंस जाते थे? क्योंकि सब कुछ हमारी बाउंड्री के अंदर हो रहा है। हम पानीपत सिंड्रोम से इतना गंदा गिर कर चुके थे, ये 1000 सालों में हमारे ना डीएनए में आ चुका था। और चूंकि हमारे बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है, तो वो क्या हो जाता था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी। तो हमारी फौजों को क्या करना पड़ता था, पीछे हटना पड़ता था। अगर वो कोई एक्शन ले ले, उन्हीं के ऊपर कमीशन बैठ जाता था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं को जवाब देना पड़ता, तुमने गोली क्यों चलाई। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हालात इतने कठिन है, और नतीजा क्या रहा, धीरे 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 वो खिसकते हुए अंदर की तरफ आने लगे। आज कैसे 4-5 सालों में इतना सिनेरियो चेंज हो गया, आज बताओ। आज चेंज हो गया ना। आज वही कश्मीरी कोई आतंकवादी आता है, उसकी सूचना दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन तुम अंदर आके उनका मुकाबला कर रहे हो। तो हमने जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी की, अब तीसरी में क्या हो रहा था, पाकिस्तान बड़ा परेशान। पिछले 1 साल से अजीबोगरीब न्यूज आ रही है, डल झील में विदेशियों को ले आके बिठा दिया, वहां तो जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, डल झील तो खाली हो रखी थी। फिल्म शूटिंग, मेरे एक जानने वाले अभी फिल्म शूट करके आए हैं कश्मीर में 6 दिन। तो ये सब हो रहा, वहां के लोग रोजगार मिलने लगा है, इकोनॉमी बढ़ने लगी है। तो इसका क्या होगा, पाकिस्तान को पता है इसका बड़ा खतरनाक प्रभाव होगा, क्योंकि बाहर बैठे हुए लोग यहां पर एक मेमोरेंडम चला रहे हैं, और वो रेफरेंडम ये कर रहे हैं कि हमें किसके साथ जाना है, भारत के साथ जाना है। इसकी मांग बहुत तेजी से आने लगी। गिलगिट बाल्टिस्तान में, स्वात वैली में, ये बड़े खूबसूरत जगह है, तो यहां के लोग ये मांग कर रहे हैं। और अच्छा, कश्मीर की इकोनॉमी हो रही खराब, उनके यहां हो रहा है इस समय टर्मोइल, भयानक जो है मारपीट चल रही है उनके यहां। इमरान खान जेल में, बुशरा बीबी उनकी वाइफ बोल कर आई कि जहर दे दिया जाएगा। कल एक सज्जन और जेल में चले गए, उनके जो पुराने मंत्री थे। तो वहां की उठापटक हो रही है। इधर तालिबान अंदर घुस रहा है, वो कह रहा है कि जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है वो हमारा है, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। बलूचिस्तान मूवमेंट को फिर से पावर मिलनी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान इतनी चीजों को डील कर पाने की हालत में नहीं है। और जो रही सही कसर थी, वो भी आपने देखा, क्रिश्चियन कम्युनिटी की ईश निंदा के आधार पर जो उनके चर्च जला दिए, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो रखी है। उनका जो ब्लास्फेमी कानून है वो बड़ा खतरनाक है। अब हो गया मामला खराब, भारत के लिए सबसे अच्छा मौका है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि भैया बहुत हो गया पानीपत सिंड्रोम, बहुत साल हमने इसमें बिता लिया, हजारों साल का एक लंबी जर्नी हो गई, अब खत्म करो। तो ये क्या हो रहा था, यहां हो रही थी तैयारी, लॉन्चिंग पैड था कि अब घुसने की तैयारी हो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। तो जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी, भयानक बर्फ गिरती है, ये पुंछ उंछ में एकदम भयानक बर्फबारी हो जाती है। तो यहां पर गश्त लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये अभी से उनकी ट्रेनिंग होगी, जैसे ही सितंबर बीतेगा वैसे भारत में घुसाना शुरू कर देंगे। जैसे बर्फबारी शुरू हुई, तुरंत एंट्री कराना शुरू कर देंगे। तो भारत को पता था कश्मीर की शांति के लिए बहुत बलिदान दिया गया, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबे समय तक हमने जो है 30-30 साल ना वहां कोई सिनेमा, अगर आपको पता है अभी कश्मीर में पहली बार सिनेमा हॉल 30 साल बाद खुला है। वहां पिक्चर नहीं देख सकते थे आप सिनेमा हॉल में, ये 30 साल पहले हुआ करता था, कभी अब नहीं होता है। अभी आपने देखा कश्मीर के सिनेमा हॉल की फोटो कितनी वायरल हुई, लोग खुशी के मारे पागल हो गए। 30 साल बाद पीढ़ी ने एक सिनेमा हॉल नहीं देखा वहां पे, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं वहां पे। तो अब उनको यह था कि ये अंदर आएंगे। तो अब भारत क्या था, पहले पानीपत सिंड्रोम का था गुलाम, आ जाने दो, अंदर आ जाने दो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या थे, बहुत ढेर सारे राष्ट्र विरोधी तत्व, जो हमारे भूले बिसरे भाई हैं, कुछ मानवाधिकारवादी थे, कुछ एक गाल आगे दूसरा गाल आगे, इस चक्कर में पड़े हुए थे। बहुत से अलग अलग हमारे विचारधाराएं थी।
अब भारत सरकार ने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू गिव अप द पानीपत सिंड्रोम। सिंड्रोम नाम दिया उन्होंने, बीमारी है ये, बोले इसको किनारे करो। और बोले ये अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं, हम ही मिलाते हैं, इधर भी आके वहां भेजना है, वहां भी जाके वहां भेजना है। सो व्हाई यू कम हियर, हम क्यों यहां अंदर आने दें, क्यों तुम्हारी फोटो जाकर पूरी दुनिया के जो है मीडिया दिखाए कि देखो भारतीय लोग कितना कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। बड़ी बलिदान के बाद, सालों के बाद कश्मीर में शांति आई है, इकोनॉमी ग्रोथ होने वाली है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। अभी बहुत जल्दी जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। कश्मीर में कितना ज्यादा आप इनपुट कर सकते हो। और मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, मैं जानता हूं, जब मैं गुलमर्ग गया तो मैंने वहां की ज्योग्राफी का स्टडी की। मैं उत्तराखंड भी गया हूं, मैंने कहा भाई क्या पोटेंशियल है यहां पे। पहली बार जब कश्मीर गया, क्योंकि कश्मीर वैली है, तो जानते हो वहां पे जब आप जाते हो तो आपको होटल टूरिज्म को बनाने के लिए, आपको मैंने पहले बताया था कि हमें सपाट जमीन चाहिए होती है, और वो इतनी ऊंचाई बर्फ से लदी हुई जो घाटियां, उसके बाद भी वहां सपाट जमीन है। यानी आप टूरिज्म, सड़कें बेहिसाब आप डेवलप कर सकते हो। आप हिमाचल में नहीं कर सकते, उत्तराखंड में नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या स्लोप है, नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल ही अलग इसकी जो टोपोग्राफी, इतनी अपॉर्चुनिटी है यहां पे, आप हाई स्पीड सड़कें बना सकते हो। तो ये सारी वहां पर जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और वो सारी अपॉर्चुनिटी गायब है। लेकिन वो अब इन्वेस्टर्स बुलाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये भा नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ये वाला हिस्सा उसके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भारत सरकार दोनों तरीके मारेगी, एक तो वो घुसेगी भी, और दूसरा पूरी दुनिया से कहेगी चलो रेफरेंडम करा लेते हैं। बहुत लंबे समय तक हमसे रेफरेंडम करा रहे थे ना, अब हम रेफरेंडम कराते हैं। और इन लोगों को दिखाई पड़ेगा भाई उधर गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई है, आटा भी लेने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, और इधर क्या है, बिजली है, सड़क है, मेडिकल फैसिलिटीज है, इकोनॉमी है। तो क्या करना है, किसके साथ जाना है, भारत के साथ। जब भारत के पास दोनों तरीके मौजूद हैं, दोनों तरीके मौजूद हैं, तो भारत ये दोनों तरीके इस्तेमाल, लेकिन उसको अपना क्षेत्र पहले अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर अखंड भारत की नींव रखी जाएगी। तो अगला स्टेप यही होने वाला है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने कहा कि बहुत हो गया पानीपत सिंड्रोम, तुम हमसे आके मिलोगे तो भी वही जन्नत जाना है, हम ही आके तुम्हें भेज दे रहे हैं। और वो क्या हुआ, हमारे देश के 15 बेहतरीन कमांडो, 12 से 15 अंदर गए, सबको निपटाया, चले आए। बोले क्यों 2.5-3 किलोमीटर तुम चलोगे, जाना वही है, भेज दिया। तो जब उसके क्षेत्र में मारा तो कहां मारा, पूरी दुनिया को दिखा। पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। क्यों, क्योंकि इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का बड़ा मतलब होता है। अब अगर ये कहे कि यहां पर था तो उसको बताना पड़ेगा ट्रेनिंग कैंप था, क्यों इतने लोग हथियारों के साथ गैदर हुए, ऐसा क्या काम कर रहे थे। भाई ढोल नगाड़े के साथ इकट्ठा बोले चलो संगीत समारोह में थे, शादी में आए थे, ये हथियार लेके क्या कर रहे थे भाई तुम। तो एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट कर ले तो इंडिया ने उसकी सोवरेनिटी की ऐसी तैसी कर दी, तुम्हारी बाउंड्री के अंदर घुस के मार दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री के अंदर घुस के कुछ कर रहा है तो तुम्हें सामने वाले पर अटैक करना चाहिए। खाने को है नहीं, आईएमएफ से भी गिड़गिड़ा तो अभी कुछ मांगा है कि कुछ दे दो हमें। तो आईएमएफ ने अभी बहुत देर बाद ये कराया, वो कराया, उठा बैठक कराई, डांस कराया, सब कराने के बाद जो है वो थोड़ा सा पैसा दिया है। अब वो पैसा भी लड़ाई में चला जाएगा। भारत ये चाह रहा है कि घुसो तुम लड़ाई में, इसके बाद तो कटोरा जिससे तुम मांग रहे हो वो भी हम ले लेंगे तुम्हारा। तुम्हें पहले तो कटोरे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा। तो भारत के लिए बड़ा सही मौका है। तो वो दोनों तरीके से फंसा हुआ है, तो उसने कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दिया। लास्ट में ही बोलेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद की खिलाड़ी में साथ है, और इसका तो कोई तरीका नहीं है। और पूरी दुनिया की मीडिया भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां से ना फोटोज बाहर निकलनी है, बस हमारे यहां 2-4 नेता हैं वो मांग लेंगे कि हमें जो है वो सबूत दो, हैं वो सबूत मांगते घूमेंगे, बाकी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी अब हम तुम्हारी बाउंड्री के अंदर पहुंच के न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अगला स्टेप, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगला स्टेप जो है पीओके के लिए हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने पीओके के अंदर बेस कैंप्स खत्म करने शुरू कर दिए हैं, अब हमारा रेगुलर उधर आना जाना हो रहा है। ठीक है, पहले भी हमने किया था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, अब तो हमारा आना जाना लगा रहे। हम पैदल ही घुमाते हैं 2.5-3 किलोमीटर, देखो कितने आराम से चले जाते हैं।
तो अब वो बोल रहे कि अब जब आना जाना है ही है तो हमें दे दो। पहले हमारा था कि बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मुद्दा, हम इतना घबराते थे क्या बताएं। तो भारत ने कहा ठीक है, शिशुपाल वध का समय आ गया है, गलतियां जो हुई हुई, हमने तुम्हें एक वचन दिया था, चलो भाई ठीक है। हमारे यहाँ ढेर सारे ऐसे लोग थे जो बहुत आदर्शवादी थे, जो कूटनीति से ज्यादा विदेश नीति पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। एक गाल दूसरा गाल, अब तीसरे के बारे में बात ही नहीं हुई है, तो हम भी कंफ्यूज थे। तो हमने कहा चलो अब अपनी बात हम करें। तो ये खबर इसके लिए। इसके साथ साथ दो खबरें और आई हैं, अब इसी की बात करो। लीबिया में बंधक 17 भारतीय युवक छुड़ाए गए, ठीक है। 6 महीने पहले एब्डक्ट कर लिए गए थे, वहां पर जो आतंकवादी समूह थे उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। ये भारत की वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी, किसी राष्ट्र की पावर सिर्फ उसकी अपनी सीमाओं में नहीं होती है, किसी राष्ट्र की पावर जो होती है बियॉन्ड द बाउंड्रीज होती है, और वहां पर डिप्लोमेसी की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो 6 महीने से हम लगातार, जो हमारा दूतावास है, जो हमारा एम्बेसी है, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा था। और आतंकवादियों से मोस्टली ये था कि ठीक है ये लोग इटली जा रहे थे हमारे यहाँ एक तो, और ये भेज दिए गए लीबिया। अब लीबिया में उनका स्वागत कई और तरीके से हुआ, ये इटली के चक्कर में पड़े थे कि वहां जो जाएंगे और घूमेंगे बीच पे, और यहाँ पे इनकी मुलाकात लीबिया में किसी और के साथ हो गई, अपडेट कर लिए गए। बुरी घटना थी, लेकिन भारत सरकार की पावर रही है कि हमने युद्ध क्षेत्रों से भारतीयों को निकाला। ये जो एम्बेसीज होती हैं, यानी जो दूतावास होते हैं, ये किसी भी राष्ट्र की पावर को दिखाते हैं कि उस कंट्री के अंदर आपकी जो पेनिट्रेशन है, जो आपकी दखल है, वो कितनी जबरदस्त है, और उस सरकार के साथ आप कितनी पावरफुल हो सकते हैं। तो किसी भी एम्बेसी का भारत ने चाहे हर युद्ध क्षेत्र से अपने लोगों को निकाला है। अभी आपने इससे पहले देखा तुर्की में हम पहुंचे, हर जगह से हमने अपने लोगों को निकाला। हमने यूक्रेन से निकाला, और यूक्रेन से जब निकाला तो रशिया ने युद्ध रोका कि इंडियंस को जाने दो। तो ये पूरे दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख है। अब ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, ध्यान रखना। एक तो पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ती चली जा रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, भारत अपनी बाउंड्रीज पे अपने तरीके से डील कर रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देने में, अपने एम्बेसीज के माध्यम से मैसेज देने में सक्सेसफुल है कि भारत अब कोई दबा कुचला देश नहीं है, भारत अपनी खुद की पॉलिसी को एस्टैब्लिश कर सकता है, और भारत जो है पानीपत सिंड्रोम से बाहर आ गया है। राष्ट्र भी उसी की इज्जत करते हैं, जो दुनिया के देश होते हैं उसी राष्ट्र की इज्जत करते हैं जो अपने फैसले खुद ले सकता है। ये संसार का नियम है। तो यहां पर भी वही चीज हमारे साथ हो गई। तो ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये लीबिया में एक भारतीय शक्ति का प्रतीक है कि हमने अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया। तो ये बता रहा है कि भारत अब जो है वो अपनी पावर चेन को बहुत बड़ी कर चुका है। तो कभी भी किसी भी देश में ये होगा कि चलो भारत के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, वहीं की दूतावास क्या करेगा, उसको दबा देगा कि भारत ने जो किया है वो सही किया है। ये होती है कूटनीति, कि आपको इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, बात ही नहीं करनी। अब अच्छा, अचानक से देखो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पूरी दुनिया में इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आए। पहली सर्जिकल स्ट्राइक आप जाके जरा चेक कर लेना इंटरनेट पे, पहली सर्जिकल स्ट्राइक चेक करना, हमारे लोगों ने सबूत मांगने शुरू कर दिए थे। फिर आपने देखना यूनाइटेड नेशन से ना कुछ एक दल आया था 23 पाकिस्तान उनको बस में बिठा के बॉर्डर पे लेके गया था कि चलो देखो कुछ नहीं हुआ, भारत झूठ बोल रहा है। बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था। अभी तुमने किसी देश के बारे में सुना? कॉमन घटना है यार, खत्म करो इसको। भारत कर ही रहा है, कोई भी राष्ट्र करेगा ही करेगा। तो ये होती है दुनिया की ताकत, राइट। अब इसी के साथ एक दूसरी बात आई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, याद रखना। सिर्फ हम अपनी बाउंड्री को नहीं सुरक्षित कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी भारतीय हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो अपने आप को फील करे कि हमारा राष्ट्र हमारे लिए हाजिर है, तभी वो भारत के लिए बात करेगा, तभी वो अपनी सरकारों पे दबाव बनाएगा। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति भारतवंशी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के इस नेतृत्व के ऊपर विश्वास कर रही है कि वाकई में मानवतावादी होते हैं, वाकई में इनके डीएनए में, हमारे डीएनए में है। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चक्र चल चुका है। और इसका जो अगला जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरी दुनिया जिस चीज को समझती है ना, वो पैसा है। पैसा कूटनीति का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तुम कभी सोचना कि 1960 और 1980 के दशक में पाकिस्तान की इतनी तूती क्यों बोलती थी? अमेरिका का राष्ट्रपति अपना जहाज लेके उड़ता था, एयरफोर्स 1, भारत में नहीं उतरता था। उसका जहाज कहां उतरता था? पाकिस्तान जाता था।
1960 से 1980 का पढ़ना कभी इसको, एक दौर था पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से आगे थी। 1960 से 1980 का जो दौर था, पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से अच्छी थी, क्योंकि भारत जो है ना ढेर सारे मुलम्मों में चढ़ गया था। यानी उसने अपने समाजवाद और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कंट्रोल इकोनॉमी, भारत का जो नेचर ही नहीं था वो उसको दे दिया गया। लेफ्ट, लिबरल, कम्युनिज्म, पता नहीं क्या क्या विचारधारा। ये भारत का 1960 से 1980 का दौर एक बहुत ही खतरनाक दौर रहा है। हमने सारे रिसोर्सेस को बेवजह बांटना शुरू कर दिया। तो 1960 से 1980 का दौर भारत के लिए अच्छा दौर नहीं माना जाता। युद्ध लड़े, बेवजह इकोनॉमिक पॉलिसी इतना कंट्रोल कर लिया कि जो जिसके बारे में नहीं जानता वही वो काम कर रहा होता है। ये दौर वो था। एक एग्जाम पास कर लिए, बड़े बाबू बन गए। अब पता चला साइंटिस्ट विभाग के सारे साइंटिस्ट, सर उनसे पूछे, सर ये दोनों मिला दें, तार जोड़ दें, किसी बात कर रहे हो। अब वो बेचारा 8 साइड से पढ़ा हुआ, जिंदगी में कभी तार नहीं टच किया, और उस विभाग का अध्यक्ष है, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं दग जाए तो ये हमारी हालत थी। तो हमारा सारा क्या हुआ, सारा काम धाम रुक गया। तो जो दुनिया जो देखती है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ देखती है, क्योंकि दुनिया को बाजार चाहिए। 1960 से 1980 का दौर पाकिस्तान का बहुत अच्छा गोल्डन फेज था। वो पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, इंडिया से ऊपर ग्रोथ थी, और भारत अपनी हर चीज पे कंट्रोल करने में लग गया था। भारत आंतरिक मामलों में फंसता चला गया था, भारत डिपेंडेंट हो गया था रशिया पे, और पूरी दुनिया देख रही थी कि यार ये है अपॉर्चुनिटी। तो अमेरिका भाग रहा था, रशिया, सारे लोग उसके लिए भाग रहे थे। तो किसी भी राष्ट्र को अपनी हैसियत बढ़ाना पड़ता है, इकोनॉमिक हैसियत। अब ये जो खबर आई है कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना, इसका मतलब हर जेब में ज्यादा पैसा हो जाना। हम आरसी से आरडी की तरफ जा रहे हैं, रिसोर्स कैप्चरिंग से अब हम किस तरफ जा रहे हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। जब ये पैसा भारतीयों का बढ़ेगा तो भारतीय क्या करेंगे पूरी दुनिया में। आज से कुछ साल पहले यही एप्पल का फोन कोई होता था तो ऐसे रख के घूमता था, देखो सेब देख रहे हो, जबरदस्ती लोग सेब, इसके ऊपर टैटू बनवा देते थे। वो एक मैंने कहीं मीम देखी, तो पहले जैसे कोई होता था, जैसे फोन निकाला एप्पल का, सब लोग देखा एप्पल का फोन। अब जैसे किसी ने एक निकाला, 15 लोगों ने और निकाल दिया, देख क्या करेगा, तेरा कौन सा है। मेरे कई इंप्लॉय प्रो लेके घूम रहे, वो प्रो कौन सा, वो मैक्स, हमें अपना रखना पड़ता, छट ठीक है, ये मैक्स लेके घूम रहा है, सामने मेरा इंप्लॉय है, तो हम इसको उठा धीरे से अंदर रख ले, खत्म करो, कोई इसका जो वैल्यू नहीं है इसकी। हम इधर प्रो निकाल रहे, वो मैक्स निकाल रहा है, पूछ रहा 15 बुक कर लिया क्या। हमने कहा क्या करना है यार, ठीक है। तो ये चीज है क्या, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले कहा एप्पल वाले हमारे यहाँ नया मॉडल नहीं बेचते थे, हमारे यहाँ रीफर्बिश मोबाइल आते थे, रीफर्बिश मोबाइल। मतलब एप्पल कंपनी के लिए भारत जो है वो सेकेंडरी मार्केट था। उसकी नजर में हम आज से ज्यादा नहीं, 7-8 साल पहले हम एक दोयम दर्जे की कंट्री थी। दे कांट एफोर्ड आईफोन्स, उनकी नजर में हम दोयम दर्जे की कंट्री थे कि भारतीय जो है वो एप्पल के फोन, उनकी औकात नहीं है कि वो इसको खरीद ले। गिफ्ट एंड गुड्स, मतलब कुछ लोगों की बात छोड़ दो, अमीर लोग तो आम भारतीय यूज नहीं कर सकता, और आज वो हमारे यहां फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, आज कॉमन बात हो गई है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ गई। तो पूरी दुनिया की कंपनीज है, क्योंकि एक न्यूज और छोटी सी आई है, और वो न्यूज मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, समझो जाओ पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। और चीन की इकोनॉमी डाउन होनी शुरू हो गई। अगर आज की न्यूज पढ़ोगे तो आज की खबर आई हुई है, और मैंने आपसे कहा था डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि हर कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि चाइना की डेमोग्राफिक डिस्टर्ब हो रही है, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन हो रहा है, ओवर कंट्रोलिंग हो गई, सबसे वो लड़ाई करना शुरू कर चुका है, वो फंस चुका है। तो वहां के लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होगी। इसके 2 परिणाम होने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अगर भारत अपने क्षेत्र को लिबरल करता है, ओपन करता है, अपने लोगों को स्किल करता है, तो वो सारी कंपनियां किधर आना चाहेंगी, इंडिया में। लेकिन क्यों आएंगी, मान लो तुमने कुछ सामान बना दिया, तुमने जूता बना दिया, आदमी गरीबी इतनी जूता नहीं पहन सकता, तो क्या करोगे इस मार्केट में। 1 अरब 40 करोड़ लोग जूता नहीं पहनेंगे, साहब खरीदने के पैसे नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। ये रिपोर्ट्स की बहुत वैल्यू है कि देखो भाई इतने कम टाइम में 9 साल 10 साल में हमने इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।
यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, अब तुम्हारा सामान खरीद लेंगे। दूसरा एक और बड़ी खतरनाक न्यूज आ रही है, जब भी कोई कंट्री, याद रखना ये पाकिस्तान की पॉलिसी बता रहा हूं 1980 के बाद से, जब उसकी इकोनॉमी डाउन हुई, जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक टर्मोइल में फंसता है, वो अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए युद्ध करता है। यानी जो अगला साल होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक टर्मोइल यानी कि एक उठापटक, आर्थिक उठापटक के दौर से गुजरता है, जब इकोनॉमी तेजी से डाउन होनी शुरू हो जाती है, तो वो अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए क्या करता है, बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट शुरू कर देता है। ये ध्यान रखना। तो पहले केस में आ रही हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हमने सही समय पे लोगों को स्किल कर दिया, पर कैपिटा इनकम बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा हमने सब कुछ दे दी, तो पूरी दुनिया की कंपनीज कहां आएंगी, भारत भाग के आएंगी। और वहीं दूसरा क्या है, अब हमें सबसे बड़ा थ्रेट कहां से आने वाला है, चाइना से आने वाला है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जब डाउन होगी, इतनी बड़ी आबादी पूछेगी, कि अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगी भाई हमारा रोजगार कहां है, तो उस समय जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे थोपा जाता है कि भैया देखो, चरम जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, कि अभी राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा है, भारत ने हमला कर दिया है, वो कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट करेगा ताकि अपने लोगों का ध्यान वो बटा सके। ये होता है, और ये चाइना की, जो पाकिस्तान की पॉलिसी 1980 के बाद से रही है। 1980 के बाद से चाइना एक फेल्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया, और अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए उसने क्या किया, कश्मीर 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 और भारत से आजादी और ये वो, दुनिया भर का धर्म खतरे में है, उसने ये सारे राग अलापे और अपनी जनता को वो सालों तक बेवकूफ बनाता रहा। चाइना भी अब करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो दूसरी तरफ भारत को क्या करना पड़ेगा, अपनी डिफेंस टाइज को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अपने साथ दुनिया के ताकतवर देशों को एक साथ लाकर खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया में विपरीत विचारधारा के हों, यानी अमेरिका और रशिया जो एक दूसरे के अपोज में हो, भारत को उनको अपने साथ लाकर खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए आपने एक खबर और पढ़ी होगी कि ब्रिक्स में जब हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो उस ब्रिक्स को, जो काफी पिछले कुछ समय से बिल्कुल शांत हो गया था, उसके माध्यम से चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो अगला साल भारत के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, और ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर बैठे हुए लोग अगर चाइना चाइना चिल्लाएंगे, तो ये भारत के लिए बहुत गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो पीओके हम ले लेंगे, हो जाएगा, मिल जाएगा ना? अरे वो ज्यादा रोकेंगे नहीं, ठीक है, थोड़े दिन की बात और है, धीरे धीरे ले ही लेंगे। और रेफरेंडम करा लेंगे, वहीं के लोग बोलेंगे इधर आओगे, बोले हाँ आ रहे हैं, वो आ जाएंगे हम लोग। लेकिन असली खतरा हमें कहां से आ रहा है, चाइना से आने वाला है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डिफेंस टाइज को तेज करना पड़ेगा, अपना गोला बारूद खुद बनाना पड़ेगा, अपनी सड़कों को मजबूत करना पड़ेगा। और इसमें एक चैलेंज और आ गया है, और वो हो रहा है जो हम अंधाधुंध ये पहाड़ों पे जो घूमने जा रहे हैं ना, जो होटल बना रहे हैं, उसकी वजह से वो धंस रहा है, और उसकी वजह से वहां से जो स्ट्रेटेजिक सड़कें निकल रही हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। ये भारतवासी खुद अपने लिए सरदर्द क्रिएट करते। तो मैंने क्या बताया था, हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हाँ, क्या चीज? किसमें जा रहा है? ब्रिक्स में तुम पहले से ही थे। अंदर जाओगे, बात करोगे, लड़ोगे, पहले जाके उसको समझाओ। ब्रिक्स में और भी लोग हैं, ब्राजील भी है, पता नहीं कहां गायब हो गया पिछले कुछ समय से, ठीक है, रशिया भी है, उनसे मिलकर उसके ऊपर दबाव डालो कि भाई देखो, लड़ो झगड़ो नहीं, क्योंकि वो ये टेंडेंसी होती है, कोई भी राष्ट्र जब आर्थिक टर्मोइल में फंसता है तो बॉर्डर डिस्प्यूट करता ही करता है। रशिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, इतना तो गंदा हमने लूडो भी नहीं खेला होगा, और खासतौर पे उसने भी नहीं खेला होगा जो 99 जाके कट जाता हो। वो 99 वाला सांप हमेशा उसके लिए बैठा, उसका नंबर ही चाहे कितना भी ऐसे से करके गोटी चल ले, वो उसी पे जाके गिरता है, और जैसे ही वो पहुंचते पहुंचते 99 पहुंचता है, ठीक है आ जाओ वापस, नीचे लेके चला गया। वो हर तरह से पैर ऊपर करके, नीचे करके, आबड़ा का डाबड़ा करके, वो हमेशा ही होता है। तो इतना तो लंबा युद्ध, मतलब महाशक्ति यार, महाशक्ति, एक छोटा सा देश है, और पता नहीं साल भर से ज्यादा हो गया, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब कर क्या रहा है वो प्रॉब्लम में था, खबरों से दूर था, उसकी ऑयल इकोनॉमी का कुछ हिसाब किताब बन नहीं रहा था, तो उसने बड़ा, ये वॉर थोड़े ना, ये डिस्प्ले है उसका कि चलो चल रहा है।
तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को, लोगों का ध्यान हटा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। कि तब तक इकोनॉमी में कुछ तेल वेल बेच लेंगे इधर उधर, कहीं इधर उधर मार्केट ढूंढ लेंगे, अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। तो वो खबरों में बना हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। नहीं तो सोचो, रशिया यूएसएसआर जैसी महाशक्ति और एक देश नहीं निपटा पा रहा है। पता नहीं कौन सी युद्ध है, हमने तो आज तक कभी ऐसा युद्ध देखा नहीं। खेल रहे, पता नहीं वो कौन सा पुतिन मार एकदम बंदूक बंदूक लिए फोटो खिंचा रहे थे, और इनसे एक देश ही निपट रहा है ढंग से। पता नहीं क्या गोले बारूद हैं। हम भारतीय सोच रहे होंगे कि बोला हम अगर इतने दिन पटाखा मार देना, हम एक दिन पटाखा मार देते हैं तो दिल्ली सांस लेना बंद कर देती है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, पटाखे नहीं चलेंगे, दिवाली बैन करो। ये हमारे दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, इतना पटाखा रोक दबा देते हैं। इतना हमें मौका दिया जाता है, हम उनकी सांस रोक देते अब तक। हमारे इतना पॉल्यूशन मार देते कि जेलेंस्की खुद ही कहते हैं ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो, कहाँ रहना बताओ मुझे। ये हमारी हालत हो जाती। अब पता नहीं वो कर क्या रहा है, अपना पुराना गोला बारूद खत्म कर रहा है। वो बोल रहा, पुतिन बोल रहा होगा, ए देखो जरा, बोले क्या करना है, गॉर्शकोव इधर आओ, जाके देखो यार वो कौन कौन सा एक्सपायरी डेट आ रहा है। बोले सर 2 दिन बाद इसकी दाग दो इसको। हो सकता है ये कर रहा हो। बोले रखेंगे कहाँ इसको, बोले अबे इसकी एक्सपायरी डेट सर इसकी अभी 1 महीना बाद में छोड़ेंगे अभी। बोले सर लेकिन 1 महीने तक युद्ध। बोले अरे चलेगा, तुम टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, उधर हम छोड़ देंगे उसके ऊपर। तो हो सकता है वो एक्सपायरी देख रहा हो कि फेंकने से अच्छा है दाग दो। या तो किसी भारतीय ने उसको सलाह दिया होगा कि देखो हमारे यहाँ दीपावली जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनती है, तुम साल भर दिवाली मनाओ बेटा, फोड़ते रहो रॉकेट, हम भी फोड़ते हैं। तो हो सकता है वो ऐसा कुछ कर रहा हो। युद्ध का इतना लंबा खींचना, सो कॉल्ड हमारा दोस्त जिसके सहारे हम 20 साल तक हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की ऐसी तैसी कर दी, हमने अपना जो है सारा काम बंद कर दिया, उस रशिया के बारे में बात कर रहे थे। वो एक देश नहीं निपटा पा रहा है, छोटा सा, ठीक है। मतलब उनके साइबेरिया में उठा के डाल दो तो गायब हो जाए वो पूरा का पूरा जेलेंस्की और उसका पूरा देश। इतना बड़ा साइबेरिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पता नहीं कौन सी लड़ाई है ये। हमारे यहाँ मोहल्ले मोहल्ले में ऐसी वाली होती है, बुलाएं क्या, बुलाएं भैया को, हाँ तो ये वाली चल रही है, मार देंगे। तो सारा बवाल ऐसे ही चल रहा है। हाँ हाँ, अपनी इकोनॉमी सेट कर रहा है कि नहीं। वहां के लोग जो अंदर क्वेश्चन पूछने वाले थे पुतिन से कि इतने साल हो गए राष्ट्रपति बने बने, शी जिनपिंग ने क्या किया, अनंत काल के लिए अपने आप को मालिक घोषित कर दिया चाइना का। वहां इलेक्शन वलेक्शन थोड़े ना होते हैं कि वो आए और कभी तुमने देखा होगा शी जिनपिंग को, मैं कसम खाता हूं बिजली फ्री कर दूंगा। ये हमारे यहां होता है, वहां तो पॉलिट ब्यूरो है। शी जिनपिंग ने संविधान में, पुतिन ने क्या किया, संविधान में परिवर्तन कर दिया है। वो जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये लोकतांत्रिक तानाशाह की तरह है, तो इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या करेंगे, ये अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए नेशनलिज्म का सहारा लेंगे, हाँ? ध्यान बटाएंगे, तेल बेचेंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, और जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे, बस यही काम इनका होगा। तो कर रहे हैं। देखो पूरी दुनिया में चर्चा है, मीडिया, अब चर्चा की वजह से क्या हो रहा है, उसको बाजार मिल रहा है, भारत को भी सामान बेच रहा है, इसको भी सामान बेच रहा है। तो पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को अंदर ही अंदर सेटल कर रहा है। तो वॉर की एक नई स्ट्रेटजी लेकर आया है। तो किसी भी राष्ट्र में जब फेलियर आता है तो अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो क्या करता है, वो वार खेलता है। नहीं तुम अंदाजा लगा, जब ये शुरू हुआ था तो हम लोग सोच रहे थे कुछ घंटे के अंदर है ये खत्म हो जाएगा। घंटे दिन में बदले, दिन महीनों में, महीने साल में। इतनी तो विरह की वेदना किसी नायिका को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी विरह की वेदना हम लोग को झेलनी पड़ रही है। खत्म करो। ये कितने न्यूज चैनल वाले थे जब शुरू हुआ था, मैं युद्ध क्षेत्र से बोल रही हूं, ये देखिए रॉकेट उड़ा, रॉकेट उड़ा। हम भी बैठे थे, एक दिन गलती से चैनल लग गया। पहली बात तो हम ये पाप करते नहीं है, हमने कई चैनल्स को इस तरह से दूर रखा है। तो वो रॉकेट उड़ा, रॉकेट उड़ा, रॉकेट उड़ा, वो एक फुटेज मिल गई। हमें तो लग रहा था किसी दिन वो रॉकेट उतरे, रुके और पहले उसको एक थप्पड़ मारे, बोले तेरे घर में बाप भाई नहीं है, इतनी बार उड़ा चुकी है। इतने तो जिस कंट्री ने दागा वो नहीं हमें कभी कभी उड़ाया उसने। सुबह से शाम तक भारतीय मीडिया उसकी इतनी फुटेज दिखा चुकी थी कि रॉकेट ने मना कर दिया कि मेरा नाम रॉकेट नहीं है, मैं कुछ भी हूं, रसगुल्ला हूं, गुलाब जामुन हूं, लेकिन मैं रॉकेट नहीं हूं। खबरदार से तूने मुझे रॉकेट कहा तो। ये हालत हो गई थी। हमें भी लगा 2-4 दिन ये उड़ेंगे। रशिया इतना बड़ा देश, इतना बड़ा, हमने बचपन से क्या कहानियां सुन रखी थी। अभी तो ये बस निपटा 2-3 दिन में। जेलेंस्की को खोज के निकाल के अभी बाहर
उसे कॉमेडी कराएंगे खूब। वो भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब तो कोई क्रीमिया रशिया पे कोई बात करता तो उसको बुला के इधर, मन करता इधर आओ, इधर आओ, पास में आओ, ठीक है। यूक्रेन की जब कोई बात करता मारे तो दो दफा बोला, और तो कोई बात करने के लिए नहीं है। तो हमारे मीडिया को तब तक बहुत अच्छा कोई मिल गया, वो तो कहो सीमा भाभी अंदर आ गई, ठीक है। हमारे नेशनल, हमारे पास देखो कितना फुर्सत है ये सब चीजें करने का। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज सुन रहा था, ये गलती से सामने आ गया कोई मोबाइल पे, तो उसमें ये हुआ कि भाई प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसके क्या है, हमने कोई बड़ा सीरियस एनालिसिस करेगा। तो थोड़ी देर उसने शुरुआती एनालिसिस की, तब तक थोड़ी देर बाद आ रहा है कि सीमा हैदर के चारों बच्चों ने दाहिने हाथ में झंडा लेते हुए आज राष्ट्रगान गाया। अरे हमने कहा मर जाए हम कहीं जाके। हम सोच रहे थे कोई एनालिसिस क्लास में मैंने पढ़ाया वो बातें, हो सकता है निकल कर आए राष्ट्र के निर्माण की कोई बात। और उसमें दूसरा एक पैरा कह रहा है कि राष्ट्रगान गाया, दूसरा चैनल दिखा रहा है उसमें थोड़ा दाहिने हाथ में झंडा पकड़ा। मतलब कुछ नहीं बचा इनके पास। चारों बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, सीमा हैदर ऐसे खड़ी रही, ठीक है। फिर तब तक कोई दूसरा सचिन के बारे में बात करने लगा, क्या है उसमें गाना बना दिया, बताओ उसके ऊपर। लानत है हमारे ऊपर, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारे यूथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हमारे यूनिवर्सिटीज में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, हम एंटरप्रेन्योर में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो है हमारी खेती में कुछ नहीं हो रहा है, हमारी सर्विस सेक्टर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है तो वो सीमा हैदर के घर पे हो रहा है। उनके बच्चों ने दाहिने हाथ में तिरंगा पकड़ा, ये राष्ट्रीय न्यूज है। मोदी जी भी सोच रहे होंगे क्या यार, कहां हम चले गए, इन्हीं को पार्टी में ले लिए होते तो अच्छा था। हम ये सोच रहे कोई एनालिसिस आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। भारतीय मीडिया कहां पहुंचा हुआ है अंदाजा लगाओ इसका, ठीक है। एक दिखा रहा है दाहिने हाथ में झंडा है, ठीक है, राष्ट्रगान बोला है, अभी शाम तक कोई बता देगा कि गलत शब्द का प्रयोग किया है, क्या ये पाकिस्तानी है, ये भारत के खिलाफ है, इसी में और 4-6 आ जाएंगे घूम फिरते। बताए थे हमारे डिबेट कैसे होता है, उसमें बोलने चलेंगे। तो ये चीजें बता रही हैं कि हम नेशनल इंटरेस्ट से बहुत दूर हैं, हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है, बस दिक्कत ही है। अच्छा, अब मैं ये बात कहने वाला था, तुमने कभी सोचा कि वो ये न्यूज दिखाते क्यों हैं? मैं ये बात सोच रहा था कि वो ये न्यूज दिखाते क्यों हैं, क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं, हम यही देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा किया तुमने पूछ लिया, क्योंकि मैं ये बात बताने वाला था, क्योंकि वो वही दिखा रहे हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। हम बहुत फुर्सत में, ठीक है, काम नाम हमारा ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं किसी भी बात पे।